एक वह दौर था जब भारतीय समाज जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास और सामाजिक शोषण की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। 19वीं सदी का भारत सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ता से ग्रस्त था, जहां शूद्र और दलित समुदायों को अछूत माना जाता था और महिलाओं को शिक्षा और स्वतंत्रता का अधिकार तक नहीं था। ज्योतिराव का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक युगांतकारी क्रांति की गाथा है, जिसने शिक्षा, समानता और सत्य की नींव रखी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महात्मा ज्योतिराव फुले के जीवन को, उनके बचपन से लेकर उनके अंतिम दिनों तक का सफर। इसमें उनके विचार, उनके संघर्ष और उनके योगदान को गहराई से विश्लेषित किया जाएगा। यह वीडियो न केवल उनके कार्यों के बारे में बताएगा, बल्कि यह भी बताएगा कि कैसे एक व्यक्ति ने समाज की गहरी जड़ों में बसे अन्याय को चुनौती दी और एक बेहतर भविष्य की नींव रखी। आइए चलते हैं 19वीं सदी के उस समय में। ज्योतिराव फुले का जन्म पुणे के कटगंज इलाके में एक साधारण माली परिवार में हुआ था। उनके पिता गोविंदराव फुले एक मेहनती माली थे जो फूलों और सब्जियों का व्यापार करते थे। उनकी मां चिमणाबाई एक सौम्य और धार्मिक महिला थीं, जिनका देहांत ज्योतिराव के जन्म के कुछ ही समय बाद हो गया। इस दुखद घटना ने ज्योतिराव के बचपन को गहरे रूप से प्रभावित किया। उनकी परवरिश एक पड़ोसन ने की, जिसे ज्योतिराव मां कहकर बुलाते थे। इस मां ने उन्हें प्रेम, स्नेह और नैतिकता के मूल्य सिखाए, जो उनके जीवन के आधार बने। गोविंदराव का परिवार आर्थिक रूप से साधारण था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी में समृद्ध था। माली जाति, जिसे समाज में शूद्र माना जाता था, को निम्न और तुच्छ समझा जाता था। उस समय पुणे मराठा साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, लेकिन यहां भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का प्रभाव गहरा था। शूद्र और दलित समुदायों को सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों से बाहर रखा जाता था। मंदिरों में प्रवेश, कुओं से पानी लेना और शिक्षा प्राप्त करना उनके लिए असंभव था। इस सामाजिक माहौल में ज्योतिराव का बचपन बीता। ज्योतिराव का बचपन सादगी और मेहनत से भरा था। वे सुबह जल्दी उठकर अपने पिता के साथ खेतों में जाते, फूलों की मालाएं बनाते और बाजार में ग्राहकों से बात करते। लेकिन उनकी जिज्ञासु आंखें समाज की विसंगतियों को देखने से नहीं चूकती थीं। मंदिर के बाहर खड़े दलित, जिन्हें भगवान के दर्शन की अनुमति नहीं थी, और स्कूलों से दूर रखे गए शूद्र बच्चे उनके मन में सवाल पैदा करते थे। अगर भगवान ने सबको बनाया तो यह भेदभाव क्यों? यह सवाल उनके मन में बार बार उठता था। ज्योतिराव की जिज्ञासा उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वे गांव की पंचायतों में चुपके से बैठकर बड़ों की बातें सुनते। वहां होने वाली चर्चाएं, जो अक्सर जातिगत नियमों और सामाजिक व्यवस्था पर आधारित होती थीं, उनके लिए एक रहस्य की तरह थीं। एक बार जब गांव में एक दलित बच्चे को स्कूल में प्रवेश से रोक दिया गया, ज्योतिराव ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या पढ़ना लिखना केवल कुछ लोगों का हक है? गोविंदराव, जो स्वयं अनपढ़ थे, इस सवाल का जवाब नहीं दे सके, लेकिन उन्होंने ज्योतिराव को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ज्योतिराव ने अपने बचपन में सामाजिक भेदभाव को करीब से देखा। गांव की गलियों में खेलते हुए वे देखते थे कि कैसे ब्राह्मण और ऊंची जातियों के लोग दूसरों को दबाते थे। दलितों को गांव के कुएं से पानी लेने की इजाजत नहीं थी और महिलाओं को घर की चार दीवारी तक सीमित रखा जाता था। इन अनुभवों ने उनके मन में एक बेचैनी पैदा की। एक बार जब वे अपने एक ब्राह्मण दोस्त के साथ मंदिर गए तो उन्हें बाहर रोक दिया गया। पुजारी ने कहा, शूद्रों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। इस घटना ने उनके बाल मन पर गहरा प्रभाव डाला। गोविंदराव का व्यवसाय छोटा था, लेकिन वे अपने काम के प्रति ईमानदार थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिखकर परिवार का नाम रोशन करे। उस समय शूद्र जातियों के लिए शिक्षा तक पहुंच आसान नहीं थी। स्कूलों में प्रवेश के लिए जातिगत भेदभाव आम था और शिक्षक अक्सर निम्न जातियों के बच्चों को अपमानित करते थे। फिर भी गोविंदराव ने ज्योतिराव को पढ़ाने का निर्णय लिया, जो उस समय एक साहसिक कदम था। उनकी यह सोच ज्योतिराव के लिए प्रेरणा। ज्योतिराव के बचपन का एक और महत्वपूर्ण पहलू था पुणे का सामाजिक माहौल। पुणे उस समय सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र था। यहाँ कई विद्वान और विचारक रहते थे जो सामाजिक सुधार की बात करते थे।
लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था का प्रभाव इतना गहरा था कि सुधार की बातें अक्सर ऊंची जातियों तक सीमित रहती थीं। ज्योतिराव ने इन विसंगतियों को देखा और अपने मन में सवाल उठाए। उनके ये सवाल बाद में उनके क्रांतिकारी विचारों का आधार बने। ज्योतिराव की प्रारंभिक शिक्षा एक स्थानीय मराठी स्कूल में शुरू हुई। यह स्कूल साधारण था, जहां मराठी, गणित और कुछ बुनियादी विषय पढ़ाए जाते थे। ज्योतिराव की बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा ने शिक्षकों का ध्यान आकर्षित किया। वे तेज तर्रार थे और एक बार पढ़ा हुआ पाठ कभी नहीं भूलते थे। उनकी स्मरण शक्ति और तर्क शक्ति असाधारण थी। लेकिन स्कूल में ऊंची जातियों के बच्चों को विशेष महत्व दिया जाता था, जबकि शूद्र बच्चों को अक्सर उपेक्षित किया जाता था। फिर भी ज्योतिराव ने हार नहीं मानी और पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ज्योतिराव की प्रारंभिक शिक्षा ने उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया। मराठी स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्होंने न केवल किताबी ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि समाज को गहराई से समझना शुरू किया। उनकी बौद्धिक जिज्ञासा ने उन्हें सामाजिक सुधार की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया। 13 साल की उम्र में उनकी शादी सावित्रीबाई से कर दी गई। सावित्री, जो उस समय केवल 9 साल की थी, एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसका मन ज्योतिराव की तरह जिज्ञासु था। ज्योतिराव ने सावित्री को पढ़ाना शुरू किया। उस समय लड़कियों की शिक्षा की बात कोई सोच भी नहीं सकता था। समाज में यह मान्यता थी कि महिलाओं का स्थान रसोई और घर तक सीमित है। लेकिन ज्योतिराव ने इस रूढ़ि को चुनौती दी। रात के सन्नाटे में जब गांव सो जाता, ज्योतिराव और सावित्री दिए की रोशनी में किताबें खोलते। सावित्री ने जल्दी ही मराठी पढ़ना लिखना सीख लिया और बाद में अंग्रेजी भी सीखी। यह केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, यह ज्योतिराव के सपनों का पहला कदम था। सावित्रीबाई का शिक्षित होना ज्योतिराव के मिशन की नींव था। उन्होंने सावित्री को न केवल एक पत्नी के रूप में, बल्कि एक समान विचारों वाली सहयोगी के रूप में देखा। सावित्रीबाई ने ज्योतिराव के विचारों को आत्मसात किया और उनके साथ मिलकर सामाजिक सुधार का सपना देखा। दोनों ने ठान लिया कि वे हर उस इंसान को शिक्षा देंगे जिसे समाज ने हाशिए पर धकेल दिया था। सावित्रीबाई की शिक्षा ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया और वे ज्योतिराव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगीं। सावित्रीबाई ने केवल किताबी ज्ञान ही नहीं सीखा, उन्होंने सामाजिक समानता, मानवता और सत्य के सिद्धांतों को भी आत्मसात किया। ज्योतिराव ने उन्हें बताया कि शिक्षा केवल अक्षरों को पढ़ना नहीं, बल्कि समाज को समझना और उसे बदलना है। सावित्रीबाई ने इस विचार को अपने जीवन का आधार बनाया। 1841 में ज्योतिराव को पुणे के स्कॉटिश मिशनरी स्कूल में दाखिला मिला। यह स्कूल उस समय के सबसे प्रगतिशील शिक्षण संस्थानों में से एक था। यहां अंग्रेजी, गणित, इतिहास और पश्चिमी दर्शन पढ़ाया जाता था। स्कूल का माहौल ज्योतिराव के लिए एक नई दुनिया की तरह था। यहां उन्होंने पहली बार पश्चिमी विचारकों जैसे थॉमस पेन और जॉन लॉक के विचारों को पढ़ा। थॉमस पेन की किताब राइट्स ऑफ मैन ने उनके मन में क्रांति की चिंगारी जला दी। पेन के विचार, जो मानव अधिकारों और समानता की वकालत करते थे, ज्योतिराव के लिए एक नया दृष्टिकोण लेकर आए। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ ज्योतिराव ने समाज को गौर से देखना शुरू किया। वे देखते थे कि कैसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने भारतीय समाज को बांट रखा था। एक बार अपने एक ब्राह्मण दोस्त के विवाह समारोह में उन्हें अपमानित कर बाहर निकाल दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वे शूद्र थे। यह घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट थी। उस दिन ज्योतिराव ने ठान लिया कि वे इस भेदभाव को खत्म करेंगे। यह अपमान उनके लिए एक चुनौती बन गया, जिसने उनके क्रांतिकारी विचारों को और मजबूत किया। ज्योतिराव की शिक्षा ने उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया। उन्होंने न केवल भारतीय समाज की कमियों को समझा, बल्कि यह भी देखा कि कैसे पश्चिमी देशों में शिक्षा और जागृति ने समाज को बदला। वे मानते थे कि शिक्षा ही वह हथियार है जो शूद्रों और दलितों को उनके अधिकार दिला सकता है। इस विचार ने उन्हें एक मिशन दिया, हर उस व्यक्ति को शिक्षित करना जिसे समाज ने अज्ञानता के अंधेरे में धकेल दिया था। स्कूल में पढ़ाई के दौरान ज्योतिराव ने कई प्रगतिशील विचारकों और शिक्षकों से मुलाकात की। इनमें से कुछ मिशनरी शिक्षक थे जो भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए काम कर रहे थे। इन शिक्षकों ने ज्योतिराव को प्रोत्साहित किया और उन्हें बताया कि शिक्षा सभी के लिए है, चाहे उनकी जाति या लिंग कुछ भी हो।
इन मुलाकातों ने ज्योतिराव के विचारों को और पक्का किया। ज्योतिराव की शिक्षा ने उनके मन में सामाजिक जागृति की नींव रखी। उन्होंने देखा कि समाज में बदलाव के लिए केवल व्यक्तिगत प्रयास पर्याप्त नहीं है, इसके लिए एक सामूहिक आंदोलन की जरूरत है। उन्होंने अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ सामाजिक मुद्दों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं अक्सर जातिगत भेदभाव, शिक्षा की कमी और महिलाओं की स्थिति पर केंद्रित होती थीं। इन चर्चाओं ने उनके विचारों को और स्पष्ट किया और उन्हें सामाजिक सुधार की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। 1848 में पुणे के भवानी पेठ में एक छोटा सा स्कूल खुला। यह कोई साधारण स्कूल नहीं था, यह भारत का पहला लड़कियों का स्कूल था। इस स्कूल की शिक्षिका थीं सावित्रीबाई फुले, जिन्हें ज्योतिराव ने खुद पढ़ाया था। स्कूल में पहली छात्राएं थीं कुछ शूद्र और दलित परिवारों की बेटियां, जिन्हें समाज अछूत कहता था। उस समय लड़कियों की शिक्षा की बात करना एक क्रांतिकारी कदम था। समाज में यह धारणा थी कि लड़कियों को पढ़ाने से परिवार की इज्जत खतरे में पड़ती है, लेकिन ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने इस रूढ़ि को तोड़ने का बीड़ा उठाया। स्कूल का उद्घाटन एक सादगी भरा समारोह था। ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने कुछ स्थानीय लोगों को आमंत्रित किया, लेकिन अधिकांश ने इस कदम की निंदा की। फिर भी स्कूल शुरू हुआ। पहली कक्षा में केवल 9 लड़कियां थीं, लेकिन यह 9 लड़कियां एक नई शुरुआत का प्रतीक थीं। सावित्रीबाई ने उन्हें मराठी, गणित और नैतिक कहानियां पढ़ाईं। वे बच्चों को केवल किताबी ज्ञान नहीं देती थीं, वे उन्हें आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का पाठ भी पढ़ाती थीं। स्कूल खोलने की खबर जंगल की आग की तरह फैली। रूढ़िवादी समाज आग बबूला हो गया। लोग सावित्रीबाई को रास्ते में रोकते, उन पर पत्थर फेंकते, गोबर मलते और गालियां देते। एक बार जब सावित्रीबाई स्कूल जा रही थीं, कुछ लोगों ने उन पर कीचड़ फेंका, लेकिन सावित्रीबाई डटी रहीं। वे अपने साथ 2 साड़ियां ले जाती थीं, एक रास्ते में गंदी होने के लिए और दूसरी स्कूल में पढ़ाने के लिए। उनका यह साहस देखकर ज्योतिराव को और हिम्मत मिलती थी। सावित्री, ये पत्थर हमें नहीं रोक सकते, वे कहते। हम जो कर रहे हैं वो इतिहास बदल देगा। ज्योतिराव हर शाम स्कूल आते, बच्चों को पढ़ाते और सावित्रीबाई को हौसला देते। वे बच्चों को कहानियां सुनाते जिनमें समानता और सत्य की बात होती थी। एक बार जब एक बच्ची ने पूछा, मास्टर, क्या हम भी बड़े होकर कुछ बन सकते हैं? ज्योतिराव ने जवाब दिया, हां, तुम जो चाहो वो बन सकती हो। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। स्कूल खोलने के इस कदम ने ज्योतिराव और सावित्रीबाई को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने ज्योतिराव के घर पर हमला किया, कुछ ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। ज्योतिराव के पिता गोविंदराव पर भी दबाव डाला गया कि वे अपने बेटे को रोकें। गोविंदराव, जो सामाजिक दबाव से डरते थे, ने आखिरकार ज्योतिराव और सावित्रीबाई को घर से निकाल दिया। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने हार नहीं मानी। वे एक दोस्त उस्मान शेख के घर में शरण ले गए और स्कूल चलाते रहे। धीरे धीरे स्कूल में बच्चियों की संख्या बढ़ने लगी। ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने और स्कूल खोले, शूद्रों और दलितों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें मंदिरों और स्कूलों में घुसने की इजाजत नहीं थी। 1852 तक उन्होंने पुणे में 3 स्कूल स्थापित कर लिए थे, जिनमें सैकड़ों बच्चियां पढ़ रही थीं। यह केवल एक शैक्षिक क्रांति नहीं थी, यह सामाजिक समानता की ओर एक बड़ा कदम था। इन स्कूलों ने न केवल लड़कियों को शिक्षित किया, बल्कि समाज में एक नई चेतना जागृत की। पढ़ी लिखी लड़कियां अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगी थीं। कुछ लड़कियां बाद में शिक्षिका बनी और ज्योतिराव के मिशन को आगे बढ़ाया। इन स्कूलों ने यह साबित किया कि शिक्षा सभी के लिए है, चाहे उनकी जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। ज्योतिराव और सावित्रीबाई का मानना था कि शिक्षा केवल अक्षरों को पढ़ना नहीं, बल्कि समाज को समझना और उसे बदलना है। उन्होंने अपने स्कूलों में बच्चों को न केवल किताबी ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और समानता का पाठ भी पढ़ाया। उनके स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियां न केवल शिक्षित हुईं, बल्कि समाज में बदलाव की वाहक भी बनी। 1873 में ज्योतिराव ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण किताब गुलामगिरी प्रकाशित की। इस किताब में उन्होंने भारतीय समाज की सच्चाई को बेपर्दा कर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने शूद्रों और दलितों को गुलाम बनाकर रखा। उन्होंने पुराणों और धार्मिक ग्रंथों की कहानियों को नए सिरे से व्याख्यायित किया।
बलिराजा कोई दानव नहीं था, वे लिखते हैं, वह शूद्रों का राजा था जिसे छल से हराया गया। गुलामगिरी में ज्योतिराव ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को एक शोषणकारी तंत्र के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने तर्क दिया कि धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं का उपयोग निम्न जातियों को दबाने के लिए किया गया। उन्होंने शूद्रों और दलितों से आह्वान किया कि वे अपने इतिहास को समझें और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। यह किताब केवल एक लेखन नहीं थी, ये एक क्रांतिकारी दस्तावेज था जिसने समाज के सामने सच्चाई का दर्पण रखा। गुलामगिरी किताब का प्रभाव गहरा था। इसने शूद्र और दलित समुदायों में एक नई चेतना जागृत की। लोग अब अपने इतिहास पर गर्व करने लगे और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ सवाल उठाने लगे। यह किताब बाद में डॉ.बी.आर. आम्बेडकर जैसे नेताओं के लिए प्रेरणा बनी। आम्बेडकर ने कहा, महात्मा फुले मेरे गुरु हैं, उनकी गुलामगिरी ने मुझे समाज की सच्चाई समझाई। 1873 में ही ज्योतिराव ने सत्यशोधक समाज की नींव रखी। यह समाज एक आंदोलन था जिसका उद्देश्य था सत्य की खोज और सामाजिक समानता। सत्यशोधक समाज ने कहा, ईश्वर एक है और वह सबका है, मंदिरों और पुजारियों की जरूरत नहीं। उन्होंने बिना वैदिक मंत्रों के विवाह शुरू किए, विधवाओं को सम्मान दिया और छुआछूत को खत्म करने का बीड़ा उठाया। सत्यशोधक समाज का दर्शन सरल लेकिन क्रांतिकारी था। ज्योतिराव मानते थे कि सत्य ही वह आधार है जिस पर समाज की नींव रखी जानी चाहिए। उन्होंने लोगों को धार्मिक अंधविश्वासों से मुक्त होने और तर्क विवेक के आधार पर जीवन जीने का आह्वान किया। सत्यशोधक समाज ने न केवल सामाजिक सुधार के लिए काम किया, बल्कि एक नई सामाजिक व्यवस्था की नींव रखी जिसमें जाति, लिंग और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। सत्यशोधक समाज के बैनर तले हजारों लोग जुड़े। महाराष्ट्र के गांव-गांव में सत्यशोधक मंडल स्थापित हुए जो लोगों को शिक्षा, समानता और आत्मसम्मान का संदेश देते थे। इन मंडलों ने न केवल सामाजिक जागृति का काम किया, बल्कि शूद्र और दलित समुदायों को संगठित भी किया। सत्यशोधक समाज ने यह साबित किया कि सामाजिक परिवर्तन संभव है, बशर्ते लोग एकजुट हों और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। सत्यशोधक समाज ने धार्मिक सुधारों पर भी जोर दिया। ज्योतिराव ने वैदिक कर्मकांडों और ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों को खारिज किया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। उनके इस विचार ने धार्मिक सुधारों की एक नई लहर शुरू की, जिसने भारतीय समाज को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। सावित्रीबाई फुले इस कहानी की नायिका हैं। वे न केवल ज्योतिराव की पत्नी थीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी सहयोगी, एक शिक्षिका, कवयित्री और समाज सुधारक थीं। सावित्रीबाई का जन्म 1831 में एक साधारण माली परिवार में हुआ था। उनकी शादी 9 साल की उम्र में ज्योतिराव से हुई, लेकिन यह शादी केवल एक सामाजिक रिवाज नहीं थी, यह 2 क्रांतिकारी आत्माओं का मिलन था। ज्योतिराव ने सावित्रीबाई को पढ़ाना शुरू किया, जो उस समय एक असाधारण कदम था। सावित्रीबाई ने जल्द ही मराठी और अंग्रेजी में निपुणता हासिल कर ली, लेकिन उनकी शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं थी। ज्योतिराव ने उन्हें सामाजिक समानता, मानवता और सत्य के सिद्धांत सिखाए। सावित्रीबाई ने इन सिद्धांतों को न केवल समझा, बल्कि उन्हें अपने जीवन का आधार बनाया। 1848 में जब भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खुला, सावित्रीबाई इसकी पहली शिक्षिका बनी। यह काम आसान नहीं था, उन्हें हर दिन सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ता था, लेकिन सावित्रीबाई ने हिम्मत नहीं हारी। वे बच्चों को पढ़ाती, उनके साथ समय बिताती और उन्हें आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाती। उनकी शिक्षण शैली सरल लेकिन प्रभावी थी। वे बच्चों को कहानियां सुनाती, कविताएं पढ़ती और उन्हें सपने देखने की प्रेरणा देती। सावित्रीबाई ने कविताएं भी लिखीं जो सामाजिक जागृति का संदेश देती थीं। उनकी कविताएं केवल साहित्यिक रचनाएं नहीं थीं, वे समाज के लिए एक आह्वान थीं। एक कविता में वे लिखती हैं, जात पात का बंधन तोड़ो, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ो। ये पंक्तियां उस समय के समाज के लिए एक क्रांतिकारी संदेश थीं। सावित्रीबाई की कविताओं ने लोगों को न केवल प्रेरित किया, बल्कि उन्हें सामाजिक परिवर्तन के लिए एकजुट होने का आह्वान भी दिया। ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने समाज के सबसे हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए भी काम किया। एक बार जब एक गर्भवती विधवा उनके पास आई, जिसे समाज ने ठुकरा दिया था,
ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने उसे अपने घर में पनाह दी। उन्होंने एक अनाथ आश्रम खोला जहां ऐसी महिलाओं और बच्चों को सम्मानजनक जीवन मिला। सावित्रीबाई ने उस विधवा के बच्चे यशवंतराव फुले को अपने बेटे की तरह पाला। यशवंत बाद में डॉक्टर बने और अपने माता पिता के सपनों को आगे बढ़ाया। सावित्रीबाई का साहस उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जब समाज ने ज्योतिराव और सावित्रीबाई को ठुकराया, तब सावित्रीबाई ने हिम्मत नहीं हारी। वे हर दिन स्कूल जाती, बच्चों को पढ़ाती और सामाजिक विरोध का सामना करती। उनकी यह निडरता देखकर ज्योतिराव को और हिम्मत मिलती थी। 1882 में ज्योतिराव ने शेतक्रियांचा आसुड़ यानी किसानों का चाबुक पुस्तक लिखी। इस किताब में उन्होंने साहूकारों, जमींदारों और ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने बताया कि कैसे किसान दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी कमाई साहूकार और जमींदार लूट लेते हैं। किसान इस देश की रीढ़ है, वे लिखते हैं, मगर उसे गुलाम बनाकर रखा गया है। ज्योतिराव ने किसानों को संगठित होने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने सुझाव दिया कि किसानों को अपने हितों के लिए एकजुट होना चाहिए और साहूकारों और जमींदारों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यह किताब केवल एक लेखन नहीं थी, यह किसानों के लिए एक क्रांतिकारी आह्वान था। शेतक्रियांचा आसुड़ ने किसानों में एक नई चेतना जागृत की। इसने महाराष्ट्र और अन्य क्षेत्रों में किसान आंदोलनों को प्रेरित किया। ज्योतिराव के विचारों ने बाद में स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1890 तक ज्योतिराव की सेहत खराब रहने लगी। 28 नवंबर 1890 को पुणे में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु ने पूरे महाराष्ट्र को शोक में डुबो दिया, लेकिन उनकी मृत्यु उनके मिशन का अंत नहीं थी। ज्योतिराव की मृत्यु के बाद सावित्रीबाई ने उनके काम को आगे बढ़ाया। 1897 में जब पुणे में प्लेग फैला, सावित्रीबाई ने रोगियों की सेवा की। इसी दौरान वे स्वयं प्लेग की चपेट में आ गईं और उनकी मृत्यु हो गई। ज्योतिराव की विरासत आज भी जीवित है। उनके द्वारा शुरू किए गए स्कूलों ने हजारों बच्चों को शिक्षित किया। सत्यशोधक समाज ने सामाजिक सुधार आंदोलनों को नई दिशा दी। उनकी किताबें आज भी प्रासंगिक हैं। भारत के संविधान में समानता और न्याय के सिद्धांत उनकी सोच की गूंज है। महात्मा ज्योतिराव फुले का जीवन एक प्रेरणादायक गाथा है, जो हमें सिखाती है कि साहस, शिक्षा और सत्य के बल पर कोई भी समाज को बदल सकता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन संभव है, बशर्ते हम हिम्मत और दृढ़ता के साथ अपने सपनों को सच करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आशा है आपको मेरा प्रयास पसंद आया होगा। हमारे प्रयास के लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों को और गहराई से जानने के लिए हमारे कथा कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की रोचक और प्रेरक कहानियां मिलेंगी, जो आपके मन को छू लेंगी। ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले के संघर्ष, उनके सामाजिक सुधार और उनकी क्रांतिकारी सोच को जीवंत रूप में देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। हर कहानी को हम विस्तार से और भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करते हैं। कथा कहानी चैनल पर आपको शिक्षा, समानता और सत्य की मशाल जलाने वालों की कहानियां मिलेंगी। अपने दोस्तों और परिवार के साथ चैनल को शेयर करें और प्रेरणा की इस यात्रा का हिस्सा बनें। नई कहानियों के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। आइए इतिहास के पन्नों को जीवंत करें और सामाजिक बदलाव की कहानियों को हर घर तक पहुंचाएं। कथा कहानी चैनल के साथ जुड़कर प्रेरणा और ज्ञान का खजाना खोलें। अभी सब्सक्राइब करें और इस अनमोल सफर का हिस्सा बनें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।